बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एड लावा इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। जोसेफ हाईलीव नामी लांच के करीब ही खड़ा था, लेकिन अंदाज ऐसा नहीं था जैसे उस लांच से उसे कोई दिलचस्पी ना हो। बस ऐसा लगता था जैसे इस जगह रुककर किसी का इंतजार कर रहा हो। दफतन एक आदमी लांच से उतरा और उसके करीब आकर खड़ा हुआ। ये अतालवी ही मालूम होता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने उसे घूरते हुए पूछा, लेकिन सवाल अतालवी जबान में किया गया था, इसलिए जोसेफ हवन्नकों की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहा। क्या तुमने सुना नहीं? उस आदमी ने कहा। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं सकता, जोसेफ ने इंग्लिश में कहा। ओह, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो उसे घूरता हुआ इंग्लिश में बोला। क्या यहाँ खड़े होने पर कोई पाबंदी है? मेरा ताल्लुक महकमा सेहत से है, जोसेफ ने कहा। हो, मेरे लिए बिल्कुल नई इत्तला है, उस आदमी ने कहा। क्या मतलब? जोसेफ ने पूछा। सरकारी महकमों में किसी ऐसे गैर मुल्की को मुलाजमत नहीं मिलती जो अतालवी ना बोल सकता हो, उस आदमी ने कहा। मैं सिर्फ काम करता हूँ, बोलना मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं है, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। अतालवी ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए थे, लेकिन फिर उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया और दांत पीसकर बोला, लांच पर चलो। जोसेफ ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं, लेकिन इसी तरह खड़ा रहा। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। इन दोनों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। यह हरकत कतई गैर कानूनी है, तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, जोसेफ गुस्सीले लहजे में बोला। चलो, उसने रिवॉल्वर को जुम्बिश दी। जोसेफ खामोशी से लांच की तरफ को मुड़ गया। अरशे पर दो आदमी और भी नजर आए। इनके हाथों में भी रिवॉल्वर थे। कुछ कर गुजरने का मौका इनकी मौजूदगी की बिना पर हाथ से निकल गया। तुअनो करहन इसे लांच पर जाना पड़ा। वो एक बड़े केबिन में दाखिल हुए। सबसे पहले जोसेफ की जामा तलाशी ली गई, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बरामद ना हो सकी जिसकी बिना पर इसकी शख्सियत मुश्तबा करार दी जा सकती। ओहो, शनाख्तनामा भी मौजूद है, महकमा सेहत का, इंग्लिश बोलने वाले अतालवी ने कहा। अरे, तो क्या मैं फ्रॉड हूँ? जोसेफ झिंझिलाकर बोला। ये शनाख्तनामा जाली है, उस आदमी ने कहा। क्यों शामत आई है तुम्हारी? जोसेफ गुर्राया। वो कुछ ना बोला, गौर से जोसेफ को देखे जा रहा था, जैसे किसी सोच में पड़ गया हो। फिर से अपने दोनों साथियों से अतालवी में कहा, इसे नीचे ले चलो। दोनों ने आगे बढ़कर अपने रिवॉल्वर जोसेफ के पहलू से लगा दिए और इसे लांच के निचले हिस्से में ले आए। यहाँ अंधेरा था। इनमें से किसी एक ने बल्ब रोशन कर दिया। फिर जोसेफ ने बमुश्किल खुद को चौंक पड़ने से रोका था। सामने ही एक स्याहफाम लड़की स्टूल पर बैठी नजर आई थी। जोसेफ ही की नस्ल की मालूम होती थी। उसे भी आंखें फाड़कर उसे देखा। अब बताओ कि तुम कौन हो? जोसेफ से फिर पूछा गया। क्या तुमने मेरे शनाख्तनामे पर मेरा नाम नहीं देखा? जोसेफ गुर्राया। तुम्हारी हड्डियां चूर कर दी जाएंगी अगर जबान ना खोली तो, कहा गया। मेरा नाम जोसेफ मोगोंडा है। और ये लड़की कौन है? पूछा गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं क्या जानूं? जोसेफ ने कहा। लड़की, ये कौन है? उसने कड़क कर पूछा। मैं नहीं जानती, पहले कभी नहीं देखा, वो मुर्दा सी आवाज में बोली। बॉस को आने दो, शायद वो पहचान ही ले, अतालवियों में से एक ने कहा। फिलहाल बॉस यहाँ नहीं मौजूद है, एक और ने कहा। खुद कुछ करने की बजाय मुनासिब यही होगा कि इस पर छोड़ दें। हो सकता है कि हमसे कोई गलती सरदर्द हो जाए, एक और बोला। ठीक है, पहला बोला, लेकिन लांच को यहाँ से हटा ले चलो, पहले ने कहा। क्यों? दूसरे ने पूछा। हो सकता है कोई इसकी तलाश में इधर आ निकले। बहुत अच्छा, हम यहाँ से चलते हैं, एक बोला। तुम यहीं ठहरोगे? इंग्लिश बोलने वाले तालबी ने जोसेफ से कहा। अगर कोई शरारत की तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम लोग जबरदस्त गलती कर रहे हो, महकमा सेहत, जोसेफ ने कहा। महकमा सेहत से तस्दीक हो जाने के बाद ही तुम्हारी गुलख खुलासी हो सकेगी, उसने कहा। जोसेफ इन्हें घूरता रहा और वो जीना तय करके ऊपर चले गए। फिर दरवाज़ा आहिस्ता से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। स्याहफाम लड़की जोसेफ को टटोलने वाली नज़रों से देख रही थी। तुम कौन हो भाई? वो बिल आखिर बोली। मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम इन लोगों की कैदी मालूम होती हो, जोसेफ ने कहा। यही बात है, वो सर हिलाकर बोली। क्या किस्सा है? लेकिन ठहरो, किस मुल्क से है तुम्हारा ताल्लुक? जोसेफ ने पूछा। नाइजीरिया से, लड़की ने कहा। आहा, तब तो हम अपनी मादरी ज़बान में गुफ्तगू कर सकेंगे,
बेहद खुशी हुई। जोसेफ इजहार मुसरत करके मुस्कुराया था। मगर तुम कौन हो? लड़की उसे घूरती हुई अपनी जबान में बोली। इन लोगों ने किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे पकड़ लिया था। अगर तुम कैदी हो तो शायद उन्होंने मुझे तुम्हारा साथी समझ लिया होगा। मैं दरअसल महकमा सेहत का एक मुलाजिम हूँ, जोसेफ ने कहा। या फिर कोई गद्दार? मेरे गद्दार भाई का साथी? वो तल्ख लहजे में बोली। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रही हो, लड़की जोसेफ ने कहा। बताओ, मेरा भाई कहाँ है? लड़की ने पूछा। लड़की, यकीन करो, हमारी मुलाकात महज एक इत्तफाक है। मैं तुम्हारे या तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता, जोसेफ ने कहा। लॉन्च के इंजन की आवाज़ सुनाई देने लगी। शायद वो इस डॉक को छोड़ रहे थे। लड़की खामोशी से जोसेफ को देखती रही। इस किश्ती का मालिक कौन है? जोसेफ ने कुछ देर बाद सवाल किया। मैं नहीं जानती, लड़की बोली। खैर, मुझे क्या? जोसेफ ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। लॉन्च का निचला हिस्सा दरअसल स्टोर था। खाने पीने की चीज़ों की वाफिर मिकदार के साथ ही पीने पिलाने का भी खासा स्टॉक दिखाई देता था। बेहतरीन किस्म की शराब की लातादाद बोतलें एक अलमारी में बंद थीं। वाह, ये भी क्या याद करेंगे कि किसे कैद किया था? जोसेफ झूमता हुआ बोला। इससे अलमारी से एक बोतल निकाली और शुगल शुरू कर दिया। लड़की उसे खौफजदा नजरों से देखे जा रही थी, लेकिन जोसेफ के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे अब उसे वहां इसकी मौजूदगी का एहसास तक न रह गया हो। तो तुम यहाँ शराब नहीं पी सकते? लड़की थोड़ी देर बाद हिकलाई। क्यों? जोसेफ चौंक पड़ा, फिर मुस्कुराकर बोला। शराब पीकर बिल्कुल बेजरर हो जाता हूँ, बेहद शरीफ। मुझे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अभी अभी पैदा हुआ हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये ना समझना कि नौज़ायदा बच्चों की तरह शोर मचाने लगता हूँ। कहने का मतलब यह है कि शराब मेरी मासूमियत में इजाफा कर देती है, जोसेफ ने कहा। अगर तुम वाकई कैदी हो तो इन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, लड़की ने कहा। मैं समझा नहीं, जोसेफ बोला। तुम इनकी शराब पी रहे हो, लड़की बोली। कैदी इनका हूं तो फिर शराब किसी की पीऊंगा, जोसेफ ने कहा। नहीं, तुम कैदी नहीं मालूम होते। यहाँ इसलिए लाए गए हो कि मुझसे पूछगछ कर सको, लड़की बोली। जो दिल चाहे सोचती रहो, जोसेफ ने कहा और जरा ही सी देर में पूरी बोतल साफ कर दी और इस पर ढक्कन लगाकर इसे दूसरी भरी हुई बोतलों के पीछे छुपाता हुआ बोला। पता नहीं इस कैद की मियाद कितनी तवील हो, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। लड़की उसे हैरानी से देखती रही। जोसेफ ने तवील अंगड़ाई ली और फर्श पर लंबा लंबा लेट गया। क्या तुम मुस्तकिल तौर पर यहीं रहते हो? लड़की ने कुछ देर बाद पूछा। जाहिर है यहीं के महकमा सेहत का तो मुलाजिम हूँ, जोसेफ ने कहा। यहाँ के फौजियों के बारे में भी कुछ जानते हो? लड़की ने पूछा। मुझे फौजियों से क्या सरोकार? फौज का महकमा सेहत से कोई ताल्लुक नहीं, जोसेफ ने कहा। मैं यहाँ अपने भाई के साथ आती थी। वो भी फौजी है, कर्नल मोगम्बी, लड़की ने कहा। अच्छा नाम है। अगर मैं भी नाइजीरिया में होता तो अब तक जनरल मोगंडा कहलाता, जोसेफ लापरवाही से बोला। तो तुम भी नाइजीरिया के हो? लड़की ने कहा। कभी हुआ करता था, अब तो कहीं का भी नहीं रहा, जोसेफ ने कहा। यहाँ कब से हो? लड़की ने पूछा। पिछले 5 साल से। तुम्हारे दिल में कौन सी खिदमत है? लड़की बोली। अस्पतालों में शोर मचाने वाले बच्चों को डराने के लिए रखा गया हूँ, जोसेफ ने कहा। शायद अब तुम्हें नशा हो रहा है, लड़की ने कहा। जोसेफ उठ बैठा और लड़की को बगौर देखता हुआ बोला। मुझे तो तुम भी कैदी मालूम नहीं होती। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए तुम मुझे बच्चे जनने वाली औरतों की तरह परेशान हाल ना पाओगे, लड़की ने कहा। पढ़ लिख कर भी औरतें बेवकूफ़ी रहती हैं, जोसेफ बोला। ये तुम किस तरह कह सकते हो? लड़की ने कहा। सामने ही बैठी हुई है एक बेवकूफ़ लड़की, जोसेफ बोला। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, लड़की ने कहा। अगर बेवकूफ़ नहीं हो तो वह क्यों ज़ाया कर रही हो? यहाँ से निकलने की सोचो, जोसेफ ने कहा। निकल कर कहाँ जाऊँगी? मैं नहीं जानती कि मेरा गद्दार भाई कहाँ है। इस मुल्क से भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पासपोर्ट भी उसी के पास है, लड़की ने कहा। आखिर तुम अपने भाई को गद्दार क्यों कह रही हो? जोसेफ ने कहा। वो मुल्क में मुसल्लह बगावत के ख्वाब देख रहा है। यहाँ पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि कुछ बैनुल अक़वामी ठगों के तवस से असलहा स्मगल कराकर नाइजीरिया भिजवा रहा है। ये बात मुझे यहीं आकर मालूम हुई, वरना मैं नाइजीरिया ही में इसे कानून के हवाले करने की कोशिश करती, लड़की ने कहा। जोसेफ पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। लड़की कहती रही। यहाँ पहुंचकर मुझे शुबा हुआ
और मैंने इससे के मिलने जुलने वालों की गुफ्तगू छुपकर सुनने की कोशिश की। फिर ऐसे ही एक मौके पर किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया, जिसकी ताब ना लाकर मैं बेहोश हो गई, और जब से होश आया है इसी लांच पर हूँ, लड़की कह रही थी। आहा, तब तो शायद तुम्हारे भाई को इल्म ही ना होगा कि तुम पर क्या गुजरी, जोसेफ बोला। खुदा जाने, लड़की ने कहा। तुम्हारे साथ इन लोगों का बर्ताव कैसा है, जोसेफ ने पूछा। बर्ताव में इसके अलावा और कोई बुराई नहीं कि उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, लड़की बोली। बहरहाल तुम इन लोगों से वाकिफ हो गई हो, जिनकी मदद से तुम्हारा भाई गैर कानूनी तौर पर असलहा नाइजीरिया पहुंचाता रहता है, जोसेफ ने कहा। हाँ, लेकिन इन लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ की हुकूमत भी इनके खिलाफ किसी शिकायत पर तवज्जो नहीं देगी, लड़की बोली। ये तो बड़ी अजीब बात है, जोसेफ ने कहा। इन लोगों का जाहिर बिजनेस कुछ और है, लड़की ने कहा। मैं समझा नहीं मिसी, जरा वजाहत करो, जोसेफ बोला। तुम बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, लड़की ने कहा। हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ सकूं, जोसेफ बोला। अभी मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, लड़की बोली। इसलिए इतनी बातें कर डाली हैं, जोसेफ मुस्कुराकर बोला। परेशान जहन बातों की रूह में बह जाते हैं, लड़की ने कहा। जोसेफ सोचा था कि इस लांच की निगरानी की हिदायत यूं ही तो मिली ना होगी, कहीं ये लड़की इसे बैनुल अक़वामी खैर अंदेशियों ही की कहानी ना सुना रही हो। थोड़ी देर तक खामोशी जारी तारी रही। फिर लड़की ने कहा, मोगम्बी मेरे बारे में न जाने क्या सोचा हो। सवाल यह है कि वो ऐसी मुहिम पर तुम्हें साथ क्यों लाया था, जबकि तुम इस मामले में इसकी राजदार भी नहीं हो, जोसेफ ने कहा। किसी माकूल वजह के बगैर वो यहाँ का सफर नहीं कर सकता था, लड़की बोली। तो माकूल वजह तुम थी, जोसेफ ने कहा। हाँ, मेरा और मोगम्बी का एक मुश्तरका बिजनेस भी है। वैसे में हमें बाप का बिजनेस मिला था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मोगम्बी पर ही है, लड़की ने कहा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, जोसेफ बोला। हम अपने मुल्क से इटली के लिए खाम माल बरामद करते हैं। मोगम्बी ने मुझे इत्तला दी थी कि हमारा यहाँ का एजेंट कुछ बदउनवानियाँ कर रहा है, लिहाजा इटली ही चलकर इस मामले को देखना पड़ेगा। इसे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त इसी बिना पर मिली थी। यहाँ पहुंचकर उसने कहा कि वो एक ऐसे इदारे से राब्ता कायम करेगा जो इस किस्म के मामलात की छानबीन करता है। ये इदारा बैनुल अक़वामी खैर अंदेश के नाम से मशहूर है, लड़की कह रही थी। बैनुल अक़वामी खैर अंदेश, नाम तो बड़ा खूबसूरत है, जोसेफ मज़ाक़ खेज़ अंदाज में बोला। लेकिन वो ख़तरनाक लोग हैं, बैनुल अक़वामी मुजरिमों का टोला है, लड़की ने कहा। सवाल तो ये है कि उन्होंने तुम्हें कैद में क्यों डाला, जोसेफ ने कहा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मेरे भाई की लाइल्मी में मुझ पर नज़र रखी थी, लड़की बोली। खाम माल में मूंगफलियों या कच्चे चमड़े के अलावा और क्या बरामद कर सकती हो, जोसेफ ने पूछा। सिर्फ मूंगफलियाँ, हमारी ज़मीनों पर मूंगफलियों की काश्त होती है, लड़की बोली। इसके अलावा और भी कोई चक्कर मालूम होता है, जोसेफ बोला। मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लड़की बोली। मुसल्लह बगावत की तैयारियां महज अंदरूनी मामला ना होगा। तुम्हारा भाई किसी बड़ी ताकत का एजेंट मालूम होता है। मुझे इल्म है कि अभी हाल ही में तुम्हारे मुल्क में यूरेनियम के भारी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जोसेफ ने कहा। हुए तो हैं, वो जोसेफ को गौर से देखती हुई बोली। मौजूदा हुकूमत ने किसी बड़ी ताकत की पेशकश इसके सिलसिले में ठुकरा दी होगी, जोसेफ ने कहा। गालिबन ऐसा भी हो चुका है, लड़की बोली। बस, तो फिर यह समझ लो कि वो बड़ी ताकत अपने एजेंटों को वहां बरसरे इक़्तिदार देखना चाहती है, जोसेफ ने कहा। तुम तो मेरे जहन की खिड़कियां खोले दे रहे हो, वो हैरत से बोली। बस आधी बोतल और, इसके बाद तुम मेरा शुमार रोशन ज़मीरों में करने लगोगी, जोसेफ ने कहा। गहरे आदमी मालूम होते हो, सचमुच बताओ कि तुम कौन हो, लड़की ने कहा। जोसेफ मोगंडा, जो मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहता है, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहे हों, जोसेफ ने कहा। लड़की कुछ देर खामोश रहकर दोबारा बोली। मेरा नाम जुलेखा मोगम्बी है। मेरी मदद करो अच्छे आदमी, वरना पूरा शुमाली मगरबी अफ्रीका तबाह हो जाएगा, लड़की कह रही थी। मेरा भी यही ख्याल है, फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने की तदबीर ज़रूर की जाएगी। वैसे यहाँ इस लांच पर कुल कितने आदमी हैं, जोसेफ ने पूछा। इन तीनों के अलावा अभी तक और कोई दिखाई नहीं दिया, लड़की ने कहा। और तुम यहाँ कब से कैद हो, जोसेफ ने पूछा। 10 रोज़ हो गए, लड़की ने कहा। इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा भाई भी यहीं मुकीम है, जोसेफ ने कहा। यह कैसे कहा जा सकता है, लड़की ने कहा।
तुम्हें इस तरह रोके रखने का यही मतलब हो सकता है, जोसेफ बोला। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता, और मुझे अपनी परवाह भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा मुल्क तबाही से बच जाए, लड़की ने कहा। इन लोगों का बर्ताव कैसा है तुम्हारे साथ, जोसेफ ने पूछा। बर्ताव नामुनासिब नहीं है। मैं जब चाहूँ इनमें से किसी को भी तलब करके अपनी किसी ज़रूरत से आगाह कर सकती हूँ। वो फ़ौरन तामील करते हैं, लड़की ने कहा। तब तो तदबीर हो जाएगी, जोसेफ ने कहा। क्या तदबीर हो जाएगी, लड़की से ने पूछा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, जोसेफ फिर बोतलों वाली अलमारी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। ये क्या कर रहे हो, क्या आप और पियोगे, लड़की ने तेज लहजे में कहा। जरा बराबर भी नशा नहीं हो रहा, कमबख्तों ने मरीजों के पीने वाली इकट्ठी कर रखी है। जोसेफ एक और बोतल उठाता हुआ बड़बड़ाया। पहले ही हल्ले में फिर इसने आधी बोतल साफ कर दी और आगे पीछे झूलता हुआ बोला, अब कुछ बात बनी है। तुम्हारी आंखें खौफनाक लग रही हैं, मुझसे दूर रहो, लड़की ने कहा। क्या तुम कोई गंदी मुर्गी हो कि तुमसे दूर रहूं, बेवकूफ़ लड़की। अपनी बेतुकी बातों से शहंशाह जोसेफ मोकंडा को परेशान ना करो। फिर वो बोतल को मुट्ठी में जकड़े उछलने कूदने लगा, हलक फाड़ फाड़ कर अपने कबीले के देवताओं को पुकार रहा था। लड़की खौफजदा नजर आने लगी थी। वो झपट कर दीवार के करीब पहुंची, इंटरकॉम का स्विच ऑन करके चीखने लगी, बचाओ बचाओ, वो बहुत ज्यादा पी गया है, पागल हो रहा है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा नन्ही गुलहरी, जोसेफ धाड़ा। और फिर यकबैक तहखाने का दरवाज़ा खुला और दो आदमी तेजी से नीचे आए। ठहरो, इनमें से वही गुर्राया जो इंग्लिश बोल सकता था। जोसेफ झूमता हुआ इनकी तरफ मुड़ा और कहकहा लगाकर बोला, मेरे तो ऐश हो गए भाई, तुम लोग फरिश्ते हो, इतनी बोतलें, वाह वाह। अरे तो क्या ये तुम्हारे बाप की हैं, आने वाले ने कहा। बाप बाप कहाँ है, मैं तो यतीम हूँ, जोसेफ गुलूगीर आवाज़ में बोला और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। आधी बोतल अब भी इसके हाथ में थी। रोते रोते खामोश होकर इसने 2 घूंट लिए और फिर धाड़े मारने लगा। इसे ऊपर ले चलो, हाथ पैर बांध कर डाल दें और मुंह पर टेप चिपका देंगे, अतालवी ने अपने साथी से कहा। मेरा ख्याल है कि इसे ये बोतल ख़त्म ही कर लेने दो, खुद ही खामोश हो जाएगा, दूसरा बोला। जोसेफ की हरकत अब भी जारी थी, रोते रोते खामोश होता और 2 घूंट लेकर फिर रोने लगता। लड़की का खौफ दूर हो चुका था और वो बेतहाशा हंसे जा रही थी, और ये दोनों भी इस सिचुएशन से खासे महसूस हो रहे थे। बोतल खाली करके जोसेफ एक बार फिर लहराया और फर्श पर ढेर हो गया, लेकिन वो अब भी ऐसा ऐसा कुछ कहे जा रहा था। वो दोनों इसके करीब पहुंचे और इसको उठाने के लिए झुके, और फिर इन्हें इसका अंदाजा करने की भी मोहलत नहीं मिली कि जोसेफ ने किस तरह इनकी गर्दनें पकड़कर सर टकराए थे और खुद कलाबाजियां खाकर उठ खड़ा हुआ। फिर वो इन्हें दोबारा संभलने का मौका कहाँ देने वाला था। दूसरी बार इनके सर फर्श से टकराए थे। लड़की दम बखुद खड़ी थी। इसी दौरान में जोसेफ ने इसे इंटरकॉम का स्विच ऑफ कर देने का इशारा भी किया और इसने किसी शहर के अमल के अंदाज में तामील की थी। दोनों तालबी अब बेहोश पड़े हुए थे और जोसेफ लड़की से कह रहा था, लो तदबीर हो गई। तो तुम नशे में नहीं हो, लड़की बौखलाए हुए अंदाज में हिकलाई। नशे की बात कर रही हो तुम, बस जरा सी गर्मी आई है खून में, पता नहीं कैसी शराब है, जोसेफ ने कहा। अब क्या होगा, लड़की ने पूछा। तुम्हारी और मेरी रिहाई, ऊपर सिर्फ एक ही होगा, इंजन रूम में, जोसेफ ने कहा। जोसेफ ने इन दोनों की जामा तलाशी के बाद एक रिवॉल्वर बरामद किया और उसे अपने कब्जे में करके इनके हाथ पैर बांध दिए। तुम यहीं ठहरो, उसने लड़की से कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वो तीनों इंजन रूम ही में थे और लॉन्च समुद्र का सीना चीरती तेजी से एक सिमत में चली जा रही थी। उन्होंने अब तक 2 डॉक देखे थे, लेकिन वहाँ हाई लीफ का कोई सुराग नहीं मिला था। बैगल का स्ट्रोकर एंटोनियो एक जिंदा दिल आदमी साबित हुआ था। तीनों इस तरह घुल मिल कर गुफ्तगू कर रहे थे जैसे बरसों के साथी हों। एंटोनियो कह रहा था, मेरा मालिक बहुत मस्त आदमी है, कभी कभार तफरीही मकासद के लिए लॉन्च इस्तेमाल करता है और ये कभी नहीं देखता कि इसकी अदम मौजूदगी में कितना ईंधन खर्च हुआ है। लिहाजा तुम लोग बिल्कुल परवाह ना करो, तुम्हारे साथी को तलाश करके ही दम लूंगा। लेकिन एक बात पहली बता दूं कि मैं ज़ाती तौर पर लड़ाई फड़ाई से दूर भागता हूँ। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं सिर्फ दूर से तमाशा देखूंगा और दिल ही दिल में तुम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ करता रहूंगा। दुआ भी हम खुद ही कर लेंगे, तुम बस तमाशा देखना, इमरान ने कहा। तुम झूठ क्यों बोले थे, दफतन एंटोनियो ने जेमसन से सवाल किया। मैं नहीं समझा प्यारे भाई, जेमसन ने कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारे ऑफिसर की तालबी अच्छी नहीं है,
लेकिन ये तो पढ़े लिखे तालिबियों की तरह गुफ्तगू करता है, एंटोनियो बोल रहा था। गालिबन इसे मुझे फ़ोन करने से कबल ऐसी कोई बात कही होगी, इमरान बोला। हाँ, उसी वक्त, एंटोनियो बोला। महज इसलिए कि ये फ़ोन पर तालबी में चर्च के बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। एक्सचेंज पर हमारी गुफ्तगू सुनी जा सकती है, इमरान ने कहा। ओह, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया था, एंटोनियो ने कहा। और मुझे बहुत जल्दी थी, बहस में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, जेमसन बोला। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ दोस्त, एंटोनियो उसके शाने पर हाथ मारकर बोला। वो चौथे डॉक के करीब पहुंचने वाले थे, एंटोनियो ने इन्हें बताया। अगर हाई लीव वहां भी ना हुई तो फिर, जेमसन ने सवाल किया। तो फिर वो खुले समुद्र की तरफ निकल गई होगी, ताकि तुम्हारे साथी को गर्क किया जा सके, एंटोनियो ने सर्द लहजे में कहा। चर्च छीन लेंगे और इसका गला घोंट कर पानी में फेंक देंगे। ऐसे बेवकूफ़ आदमी का यही अंजाम होना चाहिए, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसा ना कहो, इसके पास हज़ारों लीरे की चर्च है, एंटोनियो ने मगमूम लहजे में कहा। लांच की रफ्तार इसने कम कर दी थी, डॉक नज़दीक था। दफतन इसने फतह का नारा लगाया। हे, हाई लीव मौजूद है। क्या ऐसी पोजीशन में है कि तुम इसके बराबरी एंकर कर सको, इमरान ने एंटोनियो से पूछा। बिल्कुल है, एंटोनियो बोला। बस तो फिर यही करो, इमरान बोला। लांच आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई हाई लीफ के करीब जाकर रुकी और लंगर डाल दिया गया। अब मुझे क्या करना होगा, एंटोनियो ने पूछा। कुछ भी नहीं, तुम अपनी लांच पर ठहरोगे, हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, इमरान ने कहा। तो मुझे हर कदम पर अपना दोस्त पाओगे, एंटोनियो बोला। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल तुम भी यहीं ठहरो, मैं हाई लीफ पर जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और जेमसन से बोला था। ओके और मैजिस्ट्री। फिर एक लंबी छलांग इसे हाई लीफ के अर्शे पर ले गई, लेकिन उसे किसी मज़ाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। दफतर ने इससे ऊंची आवाज़ में कहा। मैं कानून के नाम कैप्टन को मुखातिब कर रहा हूँ, केबिन से बाहर आओ। लेकिन जवाब में ना कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई अर्शे पर आया। इमरान बगली होल्स्टर पर हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता इंजन रूम की तरफ बढ़ने लगा। फिर अचानक इसे बॉस का नारा सुना। आवाज़ जोसेफ ही की थी। वो इंजन रूम की बगली खिड़की से सर लटकाए इसे हैरत से देख रहा था। फरमाइए, क्या मशागिल हैं, इमरान ने उसे घूरते हुए पूछा। जोसेफ के दांत निकल पड़े। सब ठीक है बॉस, इस वक्त लांच मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं इसे चला नहीं सकता, जोसेफ ने कहा। इमरान ने इंजन रूम में पहुंचकर देखा कि तालवी फर्श पर बंधा हुआ पड़ा है, जिसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया था और इसके करीब ही एक सयाफाम लड़की थी। क्या चक्कर है, इमरान जोसेफ को घूरता हुआ बोला। दो नीचे भी हैं, कल 3 आदमी थे और ये बेचारी, जोसेफ कह रहा था। इस बेचारी का कसूर बताओ, इमरान ने पूछा। हमारे मतलब की कहानी है बॉस, जोसेफ ने कहा। तुमसे सिर्फ निगरानी के लिए कहा गया था, इमरान ने कहा। मैं क्या करता, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लांच पर ले आए थे, जोसेफ ने कहा और लड़की की कहानी दोहराने लगा। इमरान की नज़र इस अतालवी पर थी जो एक गोशे में बंधा पड़ा था। जोसेफ के खामोश होने पर बोला। यहाँ ये पहला काम हुआ है, लड़की ने अपने भाई का पता नहीं बताया। नहीं बॉस, जोसेफ ने कहा। तुमने पूछा था, इमरान बोला। मैंने जब भी पूछना चाहा, बात उड़ा गई, जोसेफ बोला। अच्छा, देखेंगे, इमरान ने कहा। यह तालवी के अलावा की ज़बान नहीं बोल सकता, जोसेफ ने कैदी की तरफ इशारा किया। नीचे एक ऐसा भी है जो इंग्लिश जानता है, और मेरा ख्याल है कि वही कैप्टन भी है, जोसेफ ने कहा। तुम यहीं ठहरोगे, मुझे नीचे जाने का रास्ता दिखाकर वापस आ जाओ, इमरान बोला। जोसेफ ने तामील की थी और फिर लड़की के पास पहुंच वापस आ गया था। वो कौन था, लड़की ने कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। मेरा मालिक, जोसेफ ने कहा। लेकिन वह तालवी मालूम नहीं होता, लड़की ने कहा। वो सारी दुनिया का बाशिंदा है, तुम इसकी फिक्र ना करो, वही तुम्हारी मदद भी करेगा, तुम्हें इस दलदल से निकालेगा। तीसरी दुनिया के सारे मुल्क इसके अपने मुल्क हैं। मगर ये बहुत बुरी बात है कि तुम अब भी मुझ पर एतमाद नहीं कर रही, जोसेफ ने कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लड़की बोली। फिर क्यों नहीं बताती कि कर्नल मोगम्बी कहाँ मुकीम है, जोसेफ ने पूछा। बेएतमादी की बात नहीं है, पता नहीं वो अब कहाँ हो, लड़की ने कहा। पहले कहाँ थे, जोसेफ ने पूछा। हम दोनों रुमानों में ठहरे हुए थे, सूट नंबर 42 हमारे लिए मखसूस था, लड़की ने कहा। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम रिहाई के बाद वहाँ नहीं जा सकोगी, जोसेफ ने कहा। मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि मोगम्बी की क्या हैसियत है। अगर वो गद्दार है तो मैं अपनी हाथों से मार डालना पसंद करूंगी, लड़की बोली। शाबाश, तुम एक शेरदिल लड़की हो,
तुम हमारे साथ ही रहोगी, बॉस मेरा कहना नहीं टालेगा, जोसेफ ने कहा। थोड़ी देर बाद इमरान वापस आ गया और इस अतालवी की तरफ हाथ बढ़ाकर, जिसके हाथ बंधे हुए थे, कहा, हमें इत्तला मिली थी कि हाई लीफ पर एक चीचक का मरीज है, इसने अतालवी में कहा, लेकिन तुम लोगों ने एक सरकारी आदमी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बहरहाल एहतियातन तुम्हें भी इंजेक्शन देना पड़ेगा, इमरान ने कहा। इसने अपने कांधे पर लटके हुए थैले से हाइपोडर्मिक सिरिंज निकाली, जो स्याह रंग के किसी स्याल से भरी हुई थी। इंजेक्शन लगते ही तालवी की आंखें बंद हो गईं। इमरान इसके हाथ पैर खोलने लगा, फिर मुंह पर चिपका हुआ टेप भी निकाल दिया। इसे उठाकर मेरे साथ चलो, इमरान ने जोसेफ से कहा। लड़की, तुम भी साथ ही रहोगी। जोसेफ ने बेहोश अतालवी को कंधे पर डाला था और वो इसे एक केबिन में लाए थे जहाँ कई बिस्तर मौजूद थे। उसे एक बिस्तर पर डाल दिया गया। अब इन दोनों को भी एक एक करके यहाँ पर लाओ, इमरान बोला। जोसेफ चला गया। इमरान लड़की से बोला, क्या तुम अपने भाई के पास जाना चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती, जोसेफ ही से पूछना। अच्छा अच्छा, इमरान ने कहा। जोसेफ एक एक करके इन्हें लाया। वो दोनों अभी तक बेहोश थे और इनके हाथ पैर भी खुले हुए थे। इन्हें भी एहतियात से लिटा दिया गया। अब वापस चलो, इमरान बोला। न जाने क्यों वो जोसेफ को अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जिसे जोसेफ ने भी महसूस कर लिया था, और शायद रद्द अमल ही के तौर पर कुछ शर्माया शर्माया सा लग रहा था। बैगल पर वापस पहुंचे तो एंटोनियो की हालत काबिल दीद थी। शायद उसे तवक्का थी कि हाई लीफ पर हंगामा जरूर होगा, और स्याफाम आदमी के साथ एक स्याफाम लड़की का इजाफा इसे ऐसे ही लग रहा था जैसे ख्वाब देख रहा हो। लेकिन इस सिलसिले में कोई सवाल करने की बजाय इसने इस चर्च की खैरियत दरियाफ्त की, जिसे जेमसन के बयान के मुताबिक जोसेफ की तहवील में होना चाहिए था। बहुत चालाक है। हाई लीफ के अर्शे पर कदम रखते इसने बड़ी सफाई से पानी में फेंक दी थी, इमरान बोला। हजारों लीरे का सवाल? एंटोनियो हक्का बक्का रह गया। अरे, ये तो होता ही रहता है इस बिजनेस में, इमरान ने लापरवाही से कहा। ये लड़की कौन है? इसने इमरान को अलग ले जाकर आयशा से पूछा। ये भी हमारे ही ग्रोह से ताल्लुक रखती है। दरअसल मेरे आदमी इसी की तलाश में आए थे। बस अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लांच इनकी नजरों में आए। वो अभी तक उसे देख नहीं सके, इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं, एंटोनियो ने पूछा। बेहोश पड़े हैं, 3 घंटे से पहले होश में नहीं आएंगे, इमरान ने कहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या खतरनाक लोग हैं? एंटोनियो ने पूछा। बहुत ज्यादा, इमरान बोला। लांच थोड़ी देर बाद डॉक छोड़ रही थी और इमरान एंटोनियो के करीब ही मौजूद था। तुम हमें डॉक नंबर 3 पर उतार देना, इमरान ने इससे कहा। फिर कभी मुलाकात होगी या नहीं? इससे मगमूम से लहजे में पूछा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगली बार मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि जी खुश हो जाएगा। हमने चर्च का एसेंस भी कशीद कर लिया है, इमरान ने कहा। वो क्या होता है? एंटोनियो ने पूछा। सियाल, एक तिनका डबोकर किसी भी सिगरेट पर इसकी एक लकीर खींच दो और आलम बाला की सैर करते फिरो। 1 औंस की कीमत अमेरिका में $5000 है, इमरान ने कहा। ए भाई, जरूर, 2-4 ही कतरे सही। मुझे अपना पता बता दो, खुद ही मिलूंगा, एंटोनियो घिघियाया। नहीं, ये मुनासिब ना होगा। मैं खुद ही तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे तवज्जो से डॉक्स पर महफूज बिजनेस हो सकेगा। माकूल कमीशन दूंगा और तुम्हारे अपने इस्तेमाल का मसाला मुफ्त, इमरान ने कहा। तुम मुझे एक वफादार तरीन दोस्त पाओगे, वो इमरान के हाथ पर हाथ मारकर बोला। डॉक नंबर 3 पर इन्हें उतार दिया गया। ये एक वीरान साहिल था और इस वक्त यहाँ यही एक लांच नजर आ रही थी। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे बॉस? जोसेफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए पूछा। दूर दूर तक किसी गाड़ी का पता भी ना था। जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह पैदल ही जाएंगे, जेमसन खुश होकर बोला। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इमरान ने उसे घूरते हुए पूछा। किस्सा हातिम ताई याद आ रहा है। आखिरकार जोसेफ ने एक लड़की जन्म ही दी, जेमसन बोला, और उसे शायद अभी तक जुलेखा गम्बी की कहानी मालूम ना हो सकी थी। क्या तुमने इसे कुछ नहीं बताया? इमरान ने जोसेफ से पूछा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई काम करता हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा। ठीक है, ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला और जेमसन को उर्दू में इसके बारे में बताने लगा। क्या आपको लांच पर लड़की की मौजूदगी का इल्म था? जेमसन ने पूछा। हरगिज नहीं, इत्तफाकिया दरियाफ्त है। मैं तो महज इसलिए लांच की निगरानी शुरू कराई थी कि वो खैर अंदेशों के सरबराह की निजी मलकियत है और वो कभी कभी खुले समुद्र में वक्त गुजारता है। आजकल अपने हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है। मैंने सोचा शायद लांच पर हो, इमरान ने कहा। तो फिर? जेमसन ने पूछा। लांच पर भी नहीं मिला। लांच का अमला नहीं जानता कि वो कहाँ होगा। यहाँ इसके आदमियों में से किसी को भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ होगा, इमरान ने कहा। जेमसन कुछ ना बोला।
वो सब पैदल ही एक जानिब को चले जा रहे थे। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? जेमसन थोड़ी देर बाद बड़बड़ाया। बस कुछ दूर और चलकर हम गाड़ी का इंतजार करेंगे, इमरान बोला। क्या आलम बाला से आएगी? जेमसन ने कहा। कहीं मैं फिर तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी ना लगा दूं, इमरान उसे घूरता हुआ बोला। इस गरीबुल वतनी में मेरी तशवीश हक बजानिब है, जेमसन ने कहा। मुझसे ज़्यादा गाड़ी उर्दू ना बोलना। अच्छा, बैगल से फ़ोन पर किसी को हिदायत दे चुका हूँ, गाड़ी अभी पहुँच जाएगी, इमरान ने कहा। देखा आपने, गाड़ी उर्दू का कमाल। आखिर मेरी तशवीश दूर हो गई ना, जेमसन ने कहा। मैं तुम्हारे वजूद को मनसा शहूद से नाबूद कर दूंगा, इमरान ने उसे घूंसा दिखाकर बोला। अरे बाप रे, इतनी गाड़ी हलक से नहीं उतरती योर मैजेस्टी, जेमसन ने कहा। कान पकड़ो, मैं जफरुल मुल्क नहीं हूँ, इमरान ने कहा। ये लीजिए, मतलब बता दीजिए, जेमसन अपना कान पकड़कर बोला। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इमरान ने कहा। ऐसी शानदार उर्दू में मारना है तो मैं तैयार हूँ, जेमसन ने कहा। बकवास बंद करो, अब बहुत मोहतात होकर काम करना होगा। हो सकता है कि कर्नल मोगम्बी एडलावा के बारे में कुछ जानता हो, इमरान ने कहा। एडलावा? जेमसन ने पूछा। हाँ, खैर अंदेशों का सरबराह, इमरान ने कहा। मगर ये अतालवी नाम तो मालूम नहीं होता, जेमसन बोला। जरूरी नहीं है कि इटली में सिर्फ अतालवी ही रहते हों, इमरान ने कहा। आखिर किस नेशनैलिटी का हो सकता है? जेमसन ने कहा। मुझे तो कुछ लातीनी अमेरिकन सा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा ख्याल दुरुस्त ही हो। नामों में क्या रखा है? आखिर मैं भी तो अलजायरी अब्दुल मन्नान रह चुका हूँ। ओहो, गाड़ी आ रही है, अब बिल्कुल खामोश रहना, इमरान ने कहा, और सब उस तरफ देखने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।